हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तैयारी तो बहुत जोर शोर से चल रही होगी, चाहे आरआरबी सीबीटी हो या एसएससी जेई हो या कोई भी स्टेट लेवल का जेई एग्जाम हो या एई एग्जाम हो। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने दिखाया था कितने एग्जाम्स में पूछे गए, उन्हीं को घुमा के पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी अंशिता सिंह एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज radial splits in timber originating from bark and narrowing towards the pith are known as। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हिंदी में भी है, जिनको हिंदी में चाहिए जो हिंदी में कंफर्टेबल है उन लोगों के लिए भी क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हो ईएससी में 199 में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन फिर से ईएससी 2012 में पूछा गया, और अगर ईएससी ने पूछा है तो ये और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियल स्प्लिट, ये कैसा स्प्लिट है? रेडियल स्प्लिट है विच इज वाइडर ऑन द आउटसाइड, आउटसाइड पे वाइडर है, और जब नैरो होता जाता है, जब वो पिथ की तरफ जाता है, कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। इस तरीके के स्प्लिट को क्या कहते हैं? या हार्ट शेक कहते हैं, स्टार शेक कहते हैं, या फिर कप शेक कहते हैं, या फिर नॉट्स कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे इमेज भी है तो आप यहाँ देख सकते हो। आप हार्ट शेप को देखो, जो हार्ट हमारा होता है, जैसे ये पित्त होता है, पित्त के बाद हमारा हार्ट आता है, हार्ट के बाद हमारा पित्त के बाद हार्ट आता है, हार्ट के बाद हमारा सैप, फिर कैम्बियम लेयर, फिर ये हमारा इस तरीके से चलता रहता है, इनर बार्क, आउटर बार्क। जो हार्ट में आपको ब्रेकिंग क्रैक्स देखने को मिलेंगे वो हार्ट शेक हो गया। जब कप जो है, ये कप्स जो है बेसिकली कर्व्ड शेप में, जो हमें जो ब्रेक क्रैक्स देखने को मिलते हैं, जो ये हमारे कप शेप में हमें जो देखने को मिल रहा है कप की तरीके से, तो हम कप शेक बोलते हैं। यही पूरा जब पूरे सर्कुलर एनुलर रिंग पे देखने को मिलती है उसे रिंग शेक बोलते हैं। और आप देख सकते हो कि जो ये हमारा स्टार शेक है, ये वाइड है। वाइड कहाँ पर है? हमारा आउटर डायरेक्शन में वाइड है, और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वो पिथ की तरफ नैरो होता जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार शेक। तो स्टार शेक विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो रेडियल स्प्लिट वाइडर एंड द आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरोअर टुवर्ड्स द पिथ आर नोन एज स्टार शेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ वेल। तो जो हमारी डीप ट्यूब वेल होती है, गहरे नलकूप की लाइनिंग करने के लिए किस प्रकार का सीमेंट को प्रयोग किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, या फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो लाइनिंग ऑफ डीप द वेल्स में हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? ऑयल वेल सीमेंट जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हो 2019 में ये एसएससी जेई में पूछा गया था। वेल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट व्हिच हैज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पी। तो जो सीमेंट का प्रारंभिक सेटिंग समय होता है परीक्षण करने के लिए, पानी की मात्रा क्या है, जिसमें पी एक मानक स्थिरता है। वहीं पे इस क्वेश्चन को इस तरह किया है कि इफ पी इज द परसेंट। ईएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और वैसे भी जो हम ये टेस्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू की बात करें तो बेसिकली बिकेट एपरेटस टेस्ट किया जाता है। बिकेट एपरेटस टेस्ट किया जाता है परफॉर्म हमारा कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारे पास माउल्ड होता है, जिसकी जो डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन जो है हमारा, यहाँ पर हमें डायमीटर देखने को मिलेगी 80 mm। तो इसकी जो डायमीटर हमें देखने को मिलती है वो है 80 mm, और जो हमारा हाइट है वो हो जाएगा 40 mm। यहाँ पर प्लंजर यूज होता है, उसकी हाइट होती है हमारी, उसकी लेंथ होती है 50 mm। उसके डाया की वैल्यू होती है हमारी 10 mm, और जो ये प्लंजर है इसका जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। ये सब तो हमारा विकेट एपरेटस होता है। इसमें क्या करते हैं हम? सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं और इसमें फिल करते हैं। और ये प्लंजर जो हमारा टॉप से क्या होना चाहिए? 33 से लेकर 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाना चाहिए। जिस वाटर कंटेंट पे ये पेनिट्रेट हो जाता है उसको हम कंसिस्टेंट वाटर कंसिस्टेंसी से दिखाते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। अब इस पी को हम यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में, और हमारा जो साउंडनेस का टेस्ट होता है ली चैटेलियर वाला, वहां पर भी यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम में कितना यूज किया जाता है, तो 85% यूज किया जाता है। बेसिकली 0.85 पी यूज किया जाता है। सेम फॉर फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी 0.85 पी यूज किया जाता है। और साउंडनेस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर यूज किया जाता है 0.78 पी। तो अभी जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना वाटर कंटेंट, कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, कितना वाटर कंटेंट यूज किया जाता है, आंसर हो जाएगा 0.85 पी। एंड
जो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लाइम विच इज कॉमनली यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। हम देख चुके हैं हमारे पास तीन तरीके के लाइम है। एक होता है हमारा प्योर लाइम, वहीं पे एक होता है हमारा जिसको हम व्हाइट लाइम भी बोलते हैं, इसको रिच लाइम भी बोला जाता है। तो ये जो हमारा लाइम है ये एक कैटेगरी है। फिर दूसरी हमारी कैटेगरी हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। हाइड्रोलिक लाइम जो कि क्या होगा, जहां पर भी हमें मॉइस्चर देखने को मिलेगा, जहां पर भी एरिया जो है वो डैम्पन होगा, तो वहां पर हम हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं। और एक होता है हमारा इम्प्योर लाइम जिसमें लाइम का परसेंटेज बहुत कम देखने को मिलता है, या तो उसे इम्प्योर लाइम बोलते हैं या फिर हम उसे क्लीन लाइम बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप के लाइम है जिसमें से जो हमारा व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है वो हमारा व्हाइट लाइम या फिर रिच लाइम या प्योर लाइम है, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइम परसेंटेज वजह से। कितना परसेंटेज देखने को मिलता है इस वाले में, 95% लाइम देखने को मिलेगा और 5% इम्प्योरिटीज देखने को मिलेगी। इसके ज़्यादा परसेंटेज होने की वजह से जो व्हाइटनेस है इसकी, बहुत ज़्यादा व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्लास्टरिंग या फिर व्हाइट वॉशिंग के लिए फैट लाइम यूज़ किया जाता है। फैट लाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइम का परसेंटेज ज़्यादा होता है और ये 2 से 2.5% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो ये इसलिए फैट लाइम भी कहा जाता है। इसमें परसेंटेज ऑफ लाइम ज्यादा होने की वजह से व्हाइट कलर देखने को मिलता है। जैसे जैसे लाइम का परसेंटेज कम करने लगेगा वो मडी व्हाइट और ज्यादा थोड़ा सा येलोइश व्हाइट दिखने लगता है। वहीं पे अगर हम बात करें क्विक लाइम का फॉर्मूला हमारा CaO होता है। स्लैक लाइम क्या होता है, जब हमारा CaO की एफिनिटी जो है वो प्यार वाटर से बहुत करता है, जब वो वाटर को देखता है तो उसके संग एक रिएक्शन करता है जिसे स्लेकिंग बोलते हैं और फॉर्म करता है स्लेक लाइम जिसको CaOH का होल ट्वाइस बोला जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम भी एक और तरीके का लाइम है जो कि यहाँ पर भी डैम्पर या मॉइस्चर प्रेजेंट है, वहां पर लाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बाय इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो विच इज नॉट अ ग्रेड ऑफ सीमेंट। हमारे तीन ग्रेड देखने को मिलते हैं, एक 33, एक 43 और 53। तो जो 60 है वो हमारा ऑप्शन है होना चाहिए करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कोई भी ग्रेड नहीं है हमारे सीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉमनली अवेलेबल फॉर ओपीसी। तो ओपीसी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या देखने को मिलती है, वो हमें 3.15। 3.15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये आरआरबी सीबीटी गया और आरआरबी सीबीटी 2 के लिए भी बहुत बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बोक्स कंपाउंड हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 बोक्स कंपाउंड है, जैसे एक C3S हो गया, C2S हो गया, C4AF हो गया, हम फेलाइट भी बोलते हैं, और ये हो जाएगा हमारा C3A जिसे हम बोलते हैं सेलाइट। तो ये हमारा हो गया एलाइट, बेलाइट, फेलाइट और ये सेलाइट होता है। ये चारों हमारे बोक्स कंपाउंड है, जिसमें अगर C3S की बात करते हैं, C3S हमारा C3S की बात करें तो ये जो हमारी जल्दी जो रैपिड हार्डनिंग है, जल्दी जो हमें हार्डनिंग 7 से 14 डेज के अंदर रैपिड हार्डनिंग देखने को मिलती है। रैपिड हार्डनिंग या फिर रैपिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये हमारी रैपिड हार्डनिंग है वो C3S की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा देखने को। वहीं पे अगर हम बात करते हैं C2S की, तो C2S की जो है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें जो इसकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। जहाँ पर भी मुझे मैसिव कंस्ट्रक्शन करना है, जहाँ पर भी मुझे मैसिव कंस्ट्रक्शन करना है या फिर मुझे लॉन्ग रन में स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पर C2S की उस टाइप ऑफ सीमेंट C2S का परसेंटेज हम इंक्रीज कर देते हैं। C2A की बात करें एल्यूमिना होने की वजह से क्विक सेटिंग इम्पार्ट करता है, क्विक सेटिंग इम्पार्ट करता है। C4AF की बात करें तो कोई भी प्रॉपर्टीज जो हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है वो इम्पार्ट नहीं करता। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे किसका मैक्सिमम परसेंटेज देखने को मिलेगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो C3S विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे एक और चीज पूछी जाती है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, जो हमारा हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, इसलिए अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो किस ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो सबसे ज्यादा अगर इन इन चारों बोक्स कंपाउंड की बात करें तो हमारा सबसे ज्यादा C3A में देखने को मिलता है, फिर उसके बाद C3S में, फिर हमारा C4AF में देखने को मिलता है, और सबसे लो किस में देखने को मिलता है, C2S में। तो ये हमारा पूरा सीरीज
ऑर्डर में हीट ऑफ हाइड्रेशन का। वेल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एलाइट हो जाएगा जो कि CS है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ प्लंजर apparatus। आप देख सकते हैं अभी बताया था कि जो प्लंजर होता है जो वेट होती है वेट है 300 ग्राम, जो लेंथ है वो 50 mm देखने को मिलता है, डायमीटर है वो 10 mm देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साउंडनेस ऑफ सीमेंट का है। तो हम पहली बात तो किसका है, लाइम के वजह से आपको साउंडनेस देखने को मिले, एक्सेस ऑफ लाइम की वजह से, एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया के वजह से और सल्फर के वजह से भी हमको साउंडनेस देखने को मिलती है, वॉल्यूम अनसाउंडनेस भी। तो अगर हम बात करें सिर्फ लाइम के वजह से अगर हमें साउंडनेस पता करनी है तो ली चैटेलियर एपरेटस यूज किया जाता है, ली चैटेलियर एपरेटस। और अगर हमारा जो लाइम और मैग्नीशिया है, लाइम और मैग्नीशिया की वजह से तो ऑटोक्लेव, तब हमारा यूज किया जाता है ऑटोक्लेव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। तो जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है वो अगर हमारा कोई स्पेसिफिक सीमेंट की बात नहीं कर रही है तो हमें ओपीसी सीमेंट लेना होता है, इसलिए किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा ओपीसी के लिए। और आप देखो ये कितने एग्जाम में पूछे गए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस देनी है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी की, तो वो हमारे 10 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और उसका फाइनल सेटिंग क्या होता है। वेल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज इन द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में जो एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं, एल्कलीज जो प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट देखने को, तो अगर हम बात करें ब्लोटिंग मतलब सूजना, तो ब्लोटिंग तो नहीं देखने को मिलता, क्रैक्स हमारा नहीं देखने को मिलता है। ब्रिक्स में क्रैक्स देखने को मिलता है जब हमारी ओवर बर्न्ट हो जाए। अगर हम बात करते हैं तो जो ब्रिक्स में हमारा वाइट पैचेस या फिर एल्कलीज की वजह से हमें एफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, एफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है हमारा एल्कलीज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन इज द डिफेक्ट दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन ऑन द हॉट सरफेस ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक पे जो ब्रिक है हमारी, अगर गरम ब्रिक है उस पर रेन वाटर के ड्रॉपलेट्स अगर गिर जाते हैं तो उसके वजह से कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये डिफेक्ट को क्या कहा जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन है हमारे ब्लिस्टर, कफ्स, शेयर क्रैक्स या फिर एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस तो एल्कली की वजह से देखने को मिलता है। ब्लिस्टर क्या होता है, जब वो पोर्स में वाटर घुस जाता है तब हमें ब्लिस्टर्स देखने को मिलता है, या फिर जो वाटर जो प्रेजेंट है वो हमारा क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होता था, उसके वजह से जो हमें देखने को मिलता है वो ब्लिस्टर्स है। पर यहीं पे अगर हम बात करें तो जो हमारा हॉट सरफेस है उस पर जब रेन वाटर गिरता है तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं चटका या फिर कफ्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी लगाई है, एफ्लोरेसेंस मतलब ये जो हमारा आप देख सकते हो व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। पहले यहीं पे अगर हम बात करें ये जो है हमारा ये ब्लैक हो गए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ब्लैक हो गया, क्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं, स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ये सब डिफेक्ट्स हैं हमारे ब्रिक्स के साथ। और ये जो एक क्वेश्चन है कि डैश इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। तो जो एलुवियल सॉइल है उसका एजेंट क्या है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलुवियल सॉइल है, जो बेसिकली हमारे पास दो तरीके की सॉइल होती है, एक होती है रेसिडुअल सॉइल और एक होता है हमारा एलुवियल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, जो पेरेंट रॉक होता है उसी के पास अगर पार्टिकल रिसाइड कर जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, तो उस तरीके की सॉइल को हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। अगर किसी एजेंट के द्वारा सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर गए, अगर किसी एजेंट के द्वारा जो सॉइल के ट्रांसपोर्ट है ड्यू टू सम एजेंट दीज पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड, तो इस तरीके की सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। और बेसिकली एलुवियल सॉइल भी एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और वो किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होती है, ग्रेविटी की वजह से या वाटर की वजह से, विंड की वजह से या फिर आइस की वजह से। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।